वेलकम बैक। सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और बात करें कुछ मौसम के मिजाज की। बालाई इलाकों में मौसम सर्द है, पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हज़ारा और मालाकंड डिवीज़न के साथ बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में भी खून जमा देने वाली सर्दी का राज है। यहाँ पर हमारे यहाँ देख रहे हैं धुंध जो है वो कुछ कम हो गई है, लेकिन दोबारा होगी या नहीं होगी, बारिश कब होगी, सर्दी कितना चलेगी, यही बात है। और यही सवाल सबके अजहान में चल रहा है कि यार को बारिश होने वाली है नहीं होने वाली, क्योंकि कहा जा रहा था कि जो आखिरी अशरा होगा जनवरी का उसमें बारिशों का इम्कान है, कोई नया सिलसिला जो है वो दाखिल हो रहा है। हम बात करेंगे डीजी मेट रियाज खान साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग रियाज खान साहब। बताइएगा मौसम कैसा रहने वाला है इस हफ्ते में, क्या कोई बारिशों की तवक्को है, कोई उम्मीद है? वालेकुम अस्सलाम। नहीं, फ़िलहाल तो कोई बारिश देने वाला सिस्टम फ़िलहाल नहीं है। पिछले दिनों एक लाइट किस्म का सिस्टम था जो गुजर चुका है, और अभी तो 3-4 दिन तक कोई ऐसा वेदर सिस्टम अप्रोच नहीं कर रहा है पाकिस्तान के टेरेटरीज़ में, और मोस्टली जो वेदर होगा वो कोल्ड एंड ड्राई रहेगा, बारिश की चांसेस नहीं है। बिल्कुल सही। धुंध का भी बताइएगा कि मैदानी इलाकों में धुंध की सूरत हाल जो वो क्या रहेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 दिन से तो मौसम खुला हुआ है, साफ़ है, लेकिन क्या अब हम समझें कि धुंध का मौसम और गुजर चुका है वक्त, अब आगे धुंध नहीं होगी? जी, उनके बिल्कुल जो इंटेंसिटी, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी था वो अब फ़िलहाल रहे तो ही, ख़ासकर सेंट्रल पार्ट ऑफ पंजाब के जो एरियाज़ है उसमें चांसेस तो है धुंध होने की चांसेस है, लेकिन जितना इंटेंसिटी थी वो काफ़ी हद तक कम होने की चांसेस है। बिल्कुल ठीक है। कराची के मौसम के बारे में बता दीजिएगा, कराची का मौसम कैसा रहेगा? कराची वाले जो हैं टी शर्ट्स पहन के ही फिरेंगे या फिर कुछ सर्दी उनको लगेगी? जी, अभी फ़िलहाल तो इसी तरह है, क्योंकि अब जिस तरह हम पहले भी बता चुके हैं कि जो ज़्यादा कोल्ड पीरियड होता था वो जनवरी और दिसंबर और जनवरी का जो महीना था, तो अब तकरीबन वाइंड अप हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ कराची में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में ग्रेजुअली जो टेम्परेचर है वो राइज़ होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ सर्दी या टेम्परेचर फॉल करेगा ख़ासकर जब कोई क्लाउडी सिस्टम होगा या क्लाउडी रहेगा स्काई को, तो उस वक्त टेम्परेचर कम होने की चांसेस है। अदरवाइज जो है वो स्लाइटली टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया, तो कराची का भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन रहेगी। बिल्कुल सही। रियाज खान साहब, इस दफ़ा फरवरी के बारे में भी तो प्रिडिक्ट किया था ना कि ये निस्बतन सर्द जो है वो फरवरी होगा, और ये भी कहा गया था कि सर्दियाँ जो है स्ट्रेस्ड होंगी, ज़रा लंबी होंगी। तो इस बारे में बता दीजिएगा कि अभी भी यही है कि सर्दियाँ हमें ज़रा मार्च अप्रैल तक जाती दिखाई देती हैं या नहीं? आपके ख्याल में जो टेम्परेचर बदलना शुरू हो गया तो फरवरी में ही मुतदल होना शुरू हो जाएगा? नहीं, वो बेसिकली जो उनका कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जब वैसे तो रूटीन में टेम्परेचर, जैसे अभी हमने बता दिया कि टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन सिमिलरली अगर कोई वेदर वाला सिस्टम आता है तो उसकी वजह से फिर टेम्परेचर फॉल करेगा और प्रोलॉन्ग हो सकती है, और वो डिपेंड कर देता है कि कितनी फ्रीक्वेंटली वेदर सिस्टम आएंगे, तो उसके हिसाब से फिर टेम्परेचर फॉल हो सकता है। अदरवाइज जो रूटीन में टेम्परेचर राइज होना है, जो क्लाइमेटोलॉजिकली पाकिस्तान में ज़ाहिर है जिस तरह जनवरी के बाद टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है, तो डेफिनेटली इसी तरह सिचुएशन ट्रेंड बनेगा। बिल्कुल। लेकिन वो फॉल जो होगा वो जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि क्लाउडी वेदर होगा या फ्रीक्वेंटली वेदर सिस्टम आएंगे तो वो फिर प्रोलॉन्ग करवा सकते। बिल्कुल ठीक है। रियाज खान साहब, ना ही बारिश हो रही है और ना ही उतनी धुंध पड़ रही है जितनी धुंध पड़ी, ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। सूरज नज़र आएगा, लोग जो सूरज देखने को तरस गए यहाँ पर वो सूरज देख सकेंगे इस हफ्ते? हाँ, इंशाल्लाह। जैसे अभी भी आप देख रहे हैं कि मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में धूप जो है वो निकली हुई है, और जो धुंध है वो भी टेम्परेरी तौर पर है, और काफ़ी आगे 10-11-12 बजे के बाद तकरीबन वो भी वाइंड अप होना शुरू हो जाता है। तो मतलब यू कैन ऑलमोस्ट तकरीबन ये आप कह सकते हैं कि अच्छा वेदर इस वक्त चल रही है। बिल्कुल सही। खासकर जो प्लेन एरियाज है, बिल्कुल नॉर्दर्न एरियाज में नहीं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर अभी भी वाला। जी जी ठीक है। रियाज खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, डीजी मेट हमारे साथ थे। तो बारिश नहीं होने वाली है, सूरज जो है वो निकलेगा, आप जो है धूप में जाके बैठ सकते हैं, और ये जो सर्दियाँ अगर किसी को लग रही है तो वो कम हो सकती है, उसका असर कम हो सकता है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है पूरी करने की कोशिश करें। सर्दियों की धूप है, चंद दिनों के लिए धूप, अब तो बाकी आती चंद दिनों के लिए। जो सर्दियाँ धूप तापने के जो दिन थे वो तो धुंध में गुजर गए, तो अब ये जो हल्की फुल्की धूप है इसका मजा जरूर लें। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बात करेंगे हम एक ऐसे प्लेयर की कि जिसका नाम लेके फरा मुझे कहते हैं कि आप इसकी ही बात करते रहते हैं,
स्टाइलिश बल्लेबाज हैं, क्या ड्राइव मारते हैं, बाबर आजम है, क्या बात है उनकी। और मेहनत जो है वो इंसान की तकदीर बदल के रख देती है। ये बाबर आजम ने जो है ना बिल्कुल साबित कर दिया और हम सब के सामने है कि ये होती है वो तरक्की और ये होता है गोल जो आप अचीव करते हैं। और ये एक बड़ी रोशन मिसाल है और इनका जो सफ़र है ये इस बात की गवाही देता है कि इंसान अगर हिम्मत करे, कोशिश करे तो वो सब कुछ मुमकिन हो सकता है जो कि वो चाहे। बाबर आजम का कहना है कि वो अपनी ख्वाहिश पर 2007 में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के साथ जो टेस्ट मैच था इसमें जो है बॉल पिकर थे। मतलब वो कमाल, वो छोटे से बच्चे की तस्वीर उन्होंने दिखाई गया कि पहचाने कौन है, वो बाबर आजम है, बॉल पिकर है। और यहाँ से शुरू किया, फिर उसके बाद आज मतलब हमें लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर वो मौजूद हों तो पूरी टीम का मोराल भी बुलंद होता है और उनका हौसला भी होता है। बिल्कुल। और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एक ख्वाब था। क्रिकेट के नामवर सितारों को अपनी आंखों के सामने देखने का शौक उन्हें कज़ाफ़ी स्टेडियम खींच लाया था। वो एक बॉल पिकर की हैसियत से ना सिर्फ बाउंड्री क्रॉस करने वाली गेंदें पकड़ते थे बल्कि खिलाड़ियों को नॉकिंग भी करवाते थे। हाँ, सो यहाँ से देखिए जिसने सफ़र शुरू किया हो और फिर वो आज लीड कर रहा हो ग्रीन शर्ट्स को, तो ये कितना खूबसूरत सफ़र है। और ये सफ़र जो है ये इस चीज़ की हमें यकीन दहानी कराता है कि अगर इंसान हिम्मत करे, कोशिश करे, मेहनत करे तो वो अपना कोई भी ख्वाब जो है उसे हासिल कर सकता है। आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आपको मेहनत तो ऐसे ही करनी पड़ेगी ना कि आप फिर गोल अचीव भी कर रहे हो और इतने फोकस्ड हो कि मैंने ये करना है। और जो लोग एक एक कदम से आगे बढ़ते हैं ना उनका फिर सफ़र भी बहुत शानदार होता है और उनकी जो मंजिल होती है वो भी बहुत अजीम होती है। और उनको उस सफ़र की कदर भी बहुत ज़्यादा होती है कि हमने कितनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने। किसी के कंधों पे आना और उसके बाद कोई सफ़र तय करने वाले लोगों की ज़िंदगी हमेशा बहुत मुख्तसर होती है। सो अपना नाम, अपना मुकाम बनाने के लिए और माशरे में और किसी भी फील्ड में जिसमें आप काम कर रहे हो इज़्ज़त कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए यही है कि आप मेहनत करने का हुनर जो है और हौसला जो है वो रखते हो। बिल्कुल ऐसी अब टेस्ट सीरीज़ शुरू होने वाली है जनूबी अफ्रीका के साथ। पहला टेस्ट जो है वो खेला जाएगा। मुल्क में क्रिकेट की बहाली की जानिब ये एक बड़ा कदम है। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम 14 बरस बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट मैच खेलेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका कल पहले टेस्ट मैच में आमने सामने होने जा रहे हैं और बाबर आजम टीम में मौजूद है, कप्तानी भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। हमजा को इसका बड़ा हौसला, ना सिर्फ हमजा को बल्कि पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट लवर्स एंड फैंस उन्होंने सुख का सांस लिया है कि न्यूजीलैंड में वो नहीं थे तो शायद इस वजह से हमारे साथ जो है वो सब कुछ अच्छा नहीं हुआ। अब जबकि वो वापस होंगे तो होपफुली ये टेस्ट सीरीज़ जो है ये बहुत शानदार रहने वाली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले टेस्ट के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। टीम में जो सारे लोग शामिल हैं आपको उनके नाम मालूम है, अजहर अली, इमरान भट्ट, बाबर आजम, आबिद अली, फवाद आलम और सऊद शकील को शामिल किया गया है, फ़हीम अशरफ शामिल है, मोहम्मद नवाज़ को शामिल किया गया है, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान भी हैं, सरफराज अहमद को भी रखा गया है फिर से और रिजवान भी मौजूद हैं। दोनों विकेट कीपर बैट्समैन जो है रखे गए हैं। साजिद खान और शकील जो है ना इनके ऊपर बहुत सारे लोग, सऊद शकील उनके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि इनका होना जो है वो उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, वैसे ही यासिर शाह को भी साथ रख लिया गया और आप देखें कि ताबिश खान को शामिल किया गया। ताबिश का सफ़र भी बहुत तवील है, बहुत लंबा सफ़र है, गालिबन 36 साल के वो फास्ट बॉलर। बिल्कुल सही। सो इस वाले से हम बातचीत करें अपने मेहमान के साथ कि वो हमें क्या कहते हैं, कैसा लग रहा है उन्हें स्क्वाड का सिलेक्शन से। आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो स्क्वाड ठीक लग रहा है, बैलेंस्ड है। लेकिन अगर फरा आप देखें ना, लगा कि ये सिलेक्शन थोड़ी सी घबरा के और डर के भी की गई है। अच्छा, सिर्फ देख के कि जी कि अच्छा इसके नंबर्स बेहतर हैं, इसको भी रख लो, इसको भी रख लो, तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है, बाकियों को निकाल दो। असद शफीक को दोबारा टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया है, उनको न्यूजीलैंड भी नहीं लेके गए थे और वहाँ पर भी एक सीनियर बैट्समैन की कमी हमें महसूस जो है होती रही थी। ठीक है, परफॉर्मेंस कुछ बेहतर नहीं थी लेकिन बहुत बेहतर जो है बाकियों की भी नहीं थी कि उनको ड्रॉप कर दिया जाता। हसन अली की वापसी बहुत खुशाइंद है। अच्छा जी, तो हम इस वाले से बातचीत करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल आपसे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा कि कैसा लग रहा है आपको ये सिलेक्शन, जो 17 रुकनी स्क्वाड है, आप मुतमईन हैं? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सुबह बखैर फरा और हमजा आपको भी। और जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है फरा, पहले ये कहा जा रहा था कि शायद, मैंने भी ट्वीट कर दिया था कि शायद अजहर अली इनिंग्स ओपन करें आबिद अली के साथ, लेकिन कल जो इन्होंने 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया उसमें सिर्फ दो ओपनर्स रखे, आबिद अली के साथ इमरान भट्ट। तो इस बात के इम्कानात बड़े रोशन है कि सियालकोट में पैदा होने वाले इमरान भट्ट जो है वो अपने टेस्ट करियर का आगाज करें पाकिस्तान की जानिब से एज एन ओपनर। और बाकी एक स्पिनर को इन्होंने डालना है। अब देखते हैं, यासिर स्पिनर है, सिंध के शहर खिपरो में पैदा हुआ, हैदराबाद में उसने क्रिकेट खेली, आया वो सिलेक्ट होता है या केपी के अपर दील से ताल्लुक रखने वाले साजिद खान जो ऑफ स्पिनर है उनको टीम में शामिल किया जाता है। अच्छा, अभी ये तो बात हो रही थी कि सब लोग शामिल हैं और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे बहुत सारे स्पिनर्स जो है वो टीम में होंगे, तो अब इसका मतलब अभी ये सिलेक्शन नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ? अभी
फरा 11 रुकनी टीम का ऐलान तो कल होगा, लेकिन उनमें एक स्पिनर तो यासिर शाह तो कंफर्म है और दूसरा स्पिनर ये शामिल करेंगे। बाकी ये 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे, जिसमें शाहीन आफरीदी, हसन अली और उनके अलावा फ़हीम अशरफ है। तो लगता यही है कि ताबिश खान को टेस्ट कैप नहीं दी जाएगी, जो 598 फर्स्ट क्लास विकेटें ले चुके हैं। काफी अर्से से वो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, कामरान गुलाम को उनकी परफॉर्मेंस पे, उनके जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर जो है पहले रख लिया गया 20 रुकनी स्क्वाड में, 17 रुकनी स्क्वाड में उनको साइड पे कर दिया गया। हमजा दरअसल कितने लोगों को अकोमोडेट करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स काफी इन्होंने रखे हैं, जिनमें कामरान गुलाम है, उसके अलावा ऑफ स्पिनर साजिद खान है, सऊद शकील है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सलमान अली आगा है, ऑलराउंडर, और उनके अलावा काफी इन्होंने यंगस्टर्स को, ताबिश खान है उसको रखा है, काफी लोगों को रखा है। लेकिन अब उसमें से 17 रुकनी स्क्वाड में इन्हें कामरान गुलाम इनिंग्स ओपन करते हैं, तो कामरान गुलाम के बजाय इन्होंने प्रेफरेंस दी है इमरान भट्ट को, जो पाकिस्तान ए के साथ न्यूजीलैंड के दौरे पर भी गए थे अभी हाल ही में। जी तो मिर्जा इकबाल बेग साहब, पाकिस्तान के विकेट्स को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान एक सख्त मुकाबला दे सकता है जनूबी अफ्रीका को, 50-50 मुकाबला होगा या कोई तगड़ा है दोनों टीम्स में से? होम क्राउड का एडवांटेज हो जाएगा, वो जो पहले हम पे एक बायो सिक्योर बबल का प्रेशर था वो कम हो गया? नहीं फरा, बायो सिक्योर बबल जो है वो अभी बरकरार है। और दिलचस्प बात यह है कि जिस 5 स्टार होटल में ठहरे हैं खिलाड़ी, या जब प्रैक्टिस करते हैं उनको जो खाना लेकर आते हैं होटल वाले, वो बाकायदा वही लिबास पहनते हैं कोविड का, और बड़ी स्ट्रिक्ट वो जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारी। तो कोविड का तो एटमॉस्फेयर है। और आपने क्राउड की बात की, क्राउड आएगा नहीं, क्योंकि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 ऐसे ममालिक हैं कि जहां पर के अलाउ किया गया है क्राउड को कि वो आकर देखें। अभी पाकिस्तान में फिलहाल तो है ही नहीं। जिस तरह हमजा आपने सवाल किया था ना कि टीमों का अगर हम कंपैरिजन करें, तो मैं समझता हूं कि साउथ अफ्रीका को थोड़ी सी एज हम पर हासिल है। अच्छा। क्योंकि उनकी टीम बड़े सीजन कैंपेनर्स पर मुश्तमिल है। अगर आप देखें तो उनके साबिक कप्तान फाफ डू प्लेसिस टीम में है, क्विंटन डिकॉक कप्तानी कर रहे हैं, बाउमा इस टीम में है, डीन एल्गर जो कप्तानी कर चुके हैं वो इस टीम में है। उसके अलावा बेशुमार जो ऐसे प्लेयर्स हैं कि उनका फास्ट बॉलर कागिसो रबादा, उनका फास्ट बॉलर एनगीडी, ये सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो बड़े तजुर्बाकार हैं। तो एड्रियम मार्करम, तो मैं समझता हूं कि इनकी टीम को थोड़ी सी एज हम पर हासिल है, लेकिन हमें होम कंडीशंस का एडवांटेज मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है। सरफराज अहमद को दोबारा से मिर्जा साहब रख लेना टीम में, क्या इधर रुहेल नज़ीर को कर लेते, क्योंकि आपने खिलाना तो है नहीं सरफराज को, तो कुछ जूनियर बच्चा रख लें वहां पर के जो कुछ सीख भी ले? बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया, लेकिन लगता है कि क्रिकेट की बस के तन्हा मुसाफिर की तरह सरफराज अहमद जो है वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और उनको भी नहीं खिलाएंगे। डेफिनेटली उनको चाहिए कि फिर उनको पाकिस्तान कप खेलने के लिए भेज दें, जिसके मैचेस हो रहे हैं। समझ में नहीं आता किस जुर्म की सजा पा रहे हैं सरफराज। आप देखें 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में कहा वो लोगों की आंख का तारा थे, और अब 4 बरस होने को आ रहे हैं, बिल्कुल ही वो टीम से भी बाहर हो गए। तो पाकिस्तान क्रिकेट का ये हमजा ये रिवायत रही है कि एक पल में हीरो और पल में जीरो। हमने अपने बड़े बड़े स्टार्स को, कि जिन्होंने इस मुल्क के सब्ज़लाली परचम के लिए बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, उनको भी हमने इसी तरीके से निकाला है। तो सरफराज अहमद भी अब उस फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। अच्छा, सऊद शकील और साजिद खान के बारे में भी बताइएगा कि आपके ख्याल में इनकी सिलेक्शन और इनकी शमूलियत जो वो कैसी रहेगी? देखें फराज, सऊद शकील का नाम तो लिया जा रहा था, लेकिन अब जो इन्होंने 17 खिलाड़ी अनाउंस किए हैं उसमें इन्होंने ओपनर अगर रख लिया है इमरान भट्ट को, तो इमरान भट्ट और आबिद अली ओपनर हो गए। 1 डाउन पर आएंगे अजहर अली, चौथे पे बाबर आजम और 5वें पे फवाद आलम, फिर 6ठे पे विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान। तो लगता यही है कि शायद सऊद शकील को मौका न दें। बड़ा टैलेंटेड बैट्समैन है, वो निचले लेवल से आया, यानी कि उसने पाकिस्तान अंडर-19 पाकिस्तान ए की नुमाइंदगी की है और डोमेस्टिक सीजन में रन्स के अंबार लगाए। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी कर लेता है। तो बदकिस्मती होगी अगर सऊद शकील को डेब्यू ना कराया जाए, क्योंकि आसार यही बता रहे हैं कि शायद वो पानी पिलाने वाले खिलाड़ियों के साथ बाहर ही बैठा रहे। बाबर आजम की वापसी को आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो बड़ा पुरुम्मीद हूँ, कम से कम अगर हारेंगे भी तो मुझे उम्मीद है कि इज्जत से जो है ना हारेंगे बाबर आजम की मौजूदगी में। बाबर आजम की मौजूदगी को आप कैसे देखते हैं? बाबर आजम की बड़ी दिलचस्प जो कहानी आप लोग बता रहे थे, और ये भी मैं आपको बता दूं कि न सिर्फ बाबर आजम बॉल पिकर रहे, बल्कि इनके कजन कामरान अकमल जो बाबर आजम के ताया के बेटे हैं, वो भी बॉल पिकर थे 97 में जब भारत की टीम पाकिस्तान आई थी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। और जो हमारे अभी जो चीफ सेलेक्टर है मोहम्मद वसीम, वो भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बॉल पिकर रहे, और सचिन तेंदुलकर भी 87 के वर्ल्ड कप में बॉल पिकर से।
तो बॉल क्रिकर्स के लिए एक मोटिवेशन होती है, वो अपने स्टार्स को बाउंड्री लाइन के बाहर बैठकर करीब से देखते हैं और फिर अपने सफर का आगाज करते हैं, उनमें जोश, जज्बा, वलवला पैदा होता है। बाबर आजम ने 12 दिसंबर के बाद से हमजा क्रिकेट नहीं खेली है, अब वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में आएंगे, उनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। अगर हम उनका रिकॉर्ड देखें, पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट मैचेस में 3 सेंचुरियां उन्होंने बनाई, 405 रन उनके, तो बाबर आजम का जो उनकी मौजूदगी है वो एक बहुत बड़ा बूस्ट होगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए, जो न्यूजीलैंड में जिद्दोजहद में मसरूफ नजर आई थी। बिल्कुल ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप आते हैं, लेट्स होप एंड विश कि ये जो सीरीज है इसका अंजाम जो है वो फर्क होगा न्यूजीलैंड से, और पाकिस्तान का एक अच्छा गेम जो है वो हमें देखने को मिलेगा। लेट्स होप एंड लेट्स विश आवर ग्रीन शर्ट्स द बेस्ट। बिल्कुल, अच्छा रहे सब कुछ। बस ये मैच शुरू हो रहा है और मैच में हम उम्मीद करते हैं जो भी खेले वो ऐसा बेहतरीन खेले कि हम कहेंगे ये तो हमें हीरो मिल गया है दोबारा से। और सिर्फ बाबर आजम से उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, बाकी 10 लोगों ने भी तो क्रिकेट खेलनी है ना। चले आपको अभी ना मैं थोड़ा सा इससे निकालने के लिए ना हैदराबाद लिए चलता हूँ, वहाँ का दुल्हन पराठा जो है ना। कौन सा पराठा? दुल्हन पराठा है। हाँ, दुल्हन पराठा। जैसे आप लोग हैरान हो रहे हैं ना, आपको वो दिखाते हैं मोहम्मद वकास। इसका कॉम्बिनेशन जोड़ा भी है, कोई दूल्हा पराठा भी है साथ? ये तो मोहम्मद वकास बताएंगे, हैदराबाद में मौजूद है। जी वकास, बता, कुछ दूल्हा पराठा भी होता है, ये दुल्हन पराठा है क्या, कहाँ से शुरू हुआ? जी बिल्कुल हमजा, पराठे तो आपने बहुत से खाए होंगे, पर आज जिस पराठे का मैं आपको बता रहा हूँ ये खासा मुनफरिद पराठा है। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के मशहूर दुल्हन पराठे की। अब आप दोनों ये सोच रहे होंगे कि इसका नाम दुल्हन पराठा क्यों है। तो जिस तरह दुल्हन को खूबसूरती के साथ सजाया जाता है, संवारा जाता है, उसी तरह इस पराठे को भी खूबसूरती के साथ लजीज लवाजमात डालकर सजाया जाता है, और जब खाने वालों को पेश किया जाता है तो वो भी इसके सहर में मुब्तला हो जाते हैं। सबसे पहले मैदे को दूध में गूंदकर पराठा बनाते हैं, फिर उसकी पॉकेट्स के अंदर बीफ की फिलिंग भरी जाती है, फिर उसके बाद ऊपर चुकंदर, काजू, अदरक, मावा और फिर चिकन का कीमा रख के उसके ऊपर रखा जाता है लेग पीस। अब आप सोच रहे होंगे कि लेग पीस भी डाल दिया इसमें, तो जी बिल्कुल लेग पीस रखा जाता है। फिर लगाते हैं लीमू का तड़का और 12 मसाले जो हैं मिक्स करके वो इस पे डाले जाते हैं, और जब खाने वालों को ये पेश किया जाता है तो वो भी इसकी दाद दिए बगैर नहीं रहते। अब मैं यहाँ मौजूद हूँ, पूरा मैंने इसको बनाने का तरीका आपको बताया है, और मेरे पीछे ही ये पराठा बन रहा है। इसकी जो भीनी भीनी खुशबू है वो मेरी भूख में मज़ीद इजाफा कर रही है, और मैं जानता हूँ कि मुँह में पानी तो आप दोनों के भी आ रहा होगा, पर आप दोनों खा नहीं सकते, मैं तो सकता हूं। तो अब मैं यहाँ बैठता हूं और इस पराठे से लुत्फानंदोज होता हूं। आप शो को मजीद आगे बढ़ाइए। जी बिल्कुल ठीक है वकास, यानी एक तो हम खा नहीं सकते, ऊपर से आप हमारे जख्मों पे नमक भी छिड़क रहे हैं। साथ ना मास्क था, वरना हमें पता लग रहा होता कि वो मुस्कुरा भी रहे थे कि जी कि आप तो नहीं खा सकते, मैं कहूंगा। और ये दूल्हा पराठा पता है कौन सा होता है? जो सादा पराठा होता है, क्योंकि उसको सजाया नहीं गया होता। नहीं, दूल्हा कौन सा इतना सादा दूल्हा देखा है आपने आजकल? दूल्हा की आप जरा लवाजमात देखें तो दुल्हन से कहीं कम नहीं है। ये और बात है कि दुल्हन जो है बदनाम ज्यादा है नाव सिंगार के सजने संवरने में, लेकिन कितना कुछ डाल दिया इन्होंने पराठे के। सबसे मेरा ख्याल है कि अगर कोई दुल्हन पराठा बनाए तो उसका नाम दुल्हन पराठा होगा। अच्छा, कोई अगर हो सकता नहीं है, अगर कोई दुल्हन बनाए, सारी बेचारी दुल्हन पराठे बना रही है, तो अच्छी बात है। बेचारी क्यों है? अच्छी बात है अगर उन्हें एक स्किल आता है। हमसे इट्स अ स्किल खाना बनाना। अगर आपको एक घरदारी एक स्किल है ना, अगर आपके पास ये स्किल सेट है तो आपके पास एक स्किल, और स्किल हुनर कभी भी आदमी को जो है वो परेशान नहीं करता। जब आपके पास होगा आप उसे जब चाहे यूज कर सकते हैं। लेकिन ये कितना हैवी पराठा था फरहान, ये आप नाश्ते में कैसे खा सकते हैं? कितनी हैरत वाली बात है कि इतना कुछ उसके ऊपर डाल दिया। मतलब कि आप एक चीज़ रात को खा लें, एक चीज़ दोपहर में खा लें, तो ये दुल्हन पराठा पूरे दिन के लिए जो है ना आपके लिए काफ़ी है। बिल्कुल सही। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल फिर। उस वक्त तक के लिए एक अच्छे दिन की दुआ के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।